क्लास 10th स्टूडेंट को पढ़ने में थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, इसलिए आज हम इसके चैप्टर 4 के नोट्स कवर करेंगे जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10th के चैप्टर 4 का नेम है औद्योगिकरण का युग। तो जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हम चैप्टर का जो नेम होता है उसका मीनिंग जानते हैं ताकि हमें पूरे चैप्टर का कंक्लूजन मिल जाए। तो औद्योगिकरण का मतलब होता है आधुनिक युग का बनना, जिसमें उद्योग और सब कुछ शामिल होता है। तो बस यही सब कुछ जानेंगे हमें कि उद्योग कैसे विस्तार हुआ हमारे भारत में, ब्रिटेन में, सब तरफ, अमेरिका को ले लो तो सब तरफ उद्योग कैसे चलता था पहले के टाइम में, बस इसी चीज़ को हम जानेंगे। चैप्टर की स्टार्टिंग इस डायग्राम से होती है। यहाँ पर ये जो देवी है इसको देवी के रूप में प्रेजेंट किया है और यहाँ पर लिखा है यह देवी हाथ में नई शताब्दी का ध्वजा लिए हुए प्रगति का फरिश्ता दिखाई देती है। यानी क्या इसने हाथ में एक ध्वज लिया हुआ है, झंडा लिया हुआ है जो प्रगति की तरफ इशारा करता है। उसका एक पाँव पंख वाले पहिए पर टिका है और ये पंख का प्रतीक है, टाइम का प्रतीक है। ये पहिया समय का प्रतीक है। उसकी उड़ान भविष्य की ओर है। उसके पीछे उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं, रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाने। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस देवी के पीछे आपको कई सारी ऐसी चीज़ें देखने मिलेगी जो हमारे औद्योगिकरण में सहायता करती हैं। और मेन इसको यही बताया गया है कि किस तरीके से हमारा जो भारत है, हमारा जो भी कल्चर वगैरह है, जो भी हमारा देश वगैरह है, वो कैसे एक उद्योग को आगे बढ़ाता है, कैसे प्रगति की ओर जाता है। बस यही इस चैप्टर का मोटो है। और इस डायग्राम में भी यही बताया गया है कि कैसे सब कुछ औद्योगिकरण की तरफ इशारा किया जा रहा है। अब ये चित्र कहाँ से लिया गया है तो ईटी पोल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जिल्द पर दी गई तस्वीर में नई सदी के उदय का ऐलान किया था। ये जो चित्र है ये यहाँ से लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉन ऑफ द सेंचुरी, ईटी पोल म्यूजिक कंपनी, न्यूयॉर्क, अमेरिका। और कब का है, 1900 सेंचुरी का डायग्राम है। अब नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं जिसपे दिया है ये तस्वीरें आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती हैं। आधुनिक विश्व क्या है, जिस तरीके से हमारा देश प्रगति की ओर जाता है उसको आधुनिक विश्व कहते हैं। वहाँ पर किस तरीके से कारखाने का निर्माण हो रहा है, कैसे कैसे सारे मशीनें बन रही हैं ताकि मजदूरों को काम ना करना पड़े। इस गाथा में आधुनिक विश्व द्रुत तकनीकी बदलावों व आविष्कारों, मशीनों व कारखानों, रेलवे और वाष्प पोतों की दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। इसमें औद्योगिकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है। इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि किस तरीके से हमारा जो औद्योगिकरण है उसके विकास का इतिहास क्या रहा है। आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। आगे दिया है पहले औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन और उसके बाद भारत में औद्योगिकरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ब्रिटेन के बारे में देखेंगे, फिर बाद में हम भारत के बारे में देखेंगे कि यहाँ पर कैसे औद्योगिकरण हुआ। तो चलिए अब चैप्टर स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर दिया है औद्योगिक क्रांति से पहले, यानी जो औद्योगिकरण का युग है इसकी क्रांति से पहले क्या क्या हुआ है, चलिए जानते हैं। औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं। औद्योगिकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है, उद्योग का जो बढ़ोतरी होती है, उद्योग में जो प्रगति होती है उसको औद्योगिकरण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा है जो कारखानों के विकास है उसके साथ ही सिर्फ हम औद्योगिकरण को देखते हैं। पर जब औद्योगिक उत्पाद की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है। यानी औद्योगिक उत्पादन यानी फैक्ट्रियों में जो उत्पादन होता है उससे हमारा तात्पर्य है। और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से ही होता है। औद्योगिकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होते हैं। यानी औद्योगिकरण का जो इतिहास है वो कहाँ से शुरू होता है, जो सबसे पहले फैक्ट्रियाँ बनाई गई थी। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया है आदि औद्योगिकरण। तो आदि का मतलब होता है जो काफ़ी प्रारंभिक चीज़ होती है, जैसे आदिकाल बोलते हैं, सुना होगा आपने आदिकाल, प्रारंभिक काल। तो आदिकाल होता है सबसे पहला टाइम जो होता है उसको आदि औद्योगिकरण कहा है। ठीक है, ये आदि औद्योगिकरण है क्या, तो ये देखो जिस टाइम पर फैक्ट्रियाँ नहीं होती थी उस टाइम को आदि औद्योगिकरण कहा गया है। अब क्या होगा, अगर फैक्ट्रियों में काम नहीं होता है तो लोग कहाँ काम करेंगे, घरों में। ठीक है, या फिर किसी के यहाँ पर जाकर काम करेंगे। तो काम कौन कर रहा है, कारीगर या फिर किसान। तो यहाँ पर लिखा है 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों की तरफ रुख करने लगे। यानी आपको पता है कि किसान या कारीगर फ्री हो सकते हैं। तो क्या होता है, ये जो लोग होते हैं ये यूरोपीय शहर के, ये क्या करते हैं, गाँवों की तरफ जाते हैं। क्या करने, इनके कर्मचारी लेने।
वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो होते हैं उनके लिए उत्पादन का काम कौन करता था? किसान और कारीगर। फिर आगे लिखा है, उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीजों की मांग बढ़ने लगी। यानी जैसे जैसे नए नए उपनिवेश बने, उपनिवेश यानी स्थान एक तरीके से जिस पर किसी और देश का कब्जा होता है, इस तरीके से। तो ये जो उपनिवेश बने उसकी वजह से क्या है, चीज़ों की और मांग बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि इंसानों की संख्या ज़्यादा बढ़ी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। यानी सिर्फ अब शहर में रह के उत्पादन को ज़्यादा नहीं किया जा सकता था। वजह थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारी गिल्ड्स काफ़ी ताकतवर थे। यानी गिल्ड्स क्या होता है? पहली बात तो संगठन। ये गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। यानी जो उत्पादक करते हैं, जो भी कोई चीज़ बनाते हैं, उन्हें गिल्ड कहा जाता था। गिल्ड यानी एक बड़े बड़े इनके समूह होते थे जो मिलकर काम करते थे। गिल्ड से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। यानी अगर उनके कंपटीशन में कोई नया लोग आ रहा है तो ये संगठन वाले उसको आगे ही नहीं बढ़ने देते थे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दिया हुआ था। यानी जो शासक थे वहाँ के, उन्होंने क्या है, गिल्ड्स को ऐसे राइट्स दिए थे जिसमें वो खुद आगे बढ़े। यानी संगठन को ही अगर आप सारा काम दे दोगे तो उनकी ताकत तो और बढ़ जाएगी। वो बाकी जो नीचे लोग हैं अगर वो काम करना चाहते हैं तो उनको आगे ही नहीं बढ़ने देंगे। तो अब क्या होगा, जो नए व्यापारी रहेंगे, जो नए काम करने वाले इंसान रहेंगे, वो शहर में टिक ही नहीं पाएंगे। तो फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे गाँवों की तरफ जाने लगे। गाँव में गरीब काश्तकार मैंने आपको बताया था, जो दूसरों की जमीन लेकर काम करते हैं, और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे। जैसा कि आपने पिछले साल की पाठ्य पुस्तक में देखा, यह एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म हो रहे थे, कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझा जमीन से जलवान की लकड़ी, बेरिया, सब्जियां, भूसा और चारा आदि बिनकर काम चलाने वाले छोटे किसान और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। अब उनके पास ज्यादा कुछ इनकम नहीं रहेगी तो वो क्या करेंगे, काम ढूंढेंगे। इसलिए जब सौदागर वहां आए तो उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी तो किसान फौरन तैयार हो गए। अब उनको ऑलरेडी डिमांड थी किसकी, किसानों की, काम करने के लिए, क्योंकि उनको जीने के लिए पैसा चाहिए। तो जब वहाँ पर सौदागर आए तो वो जल्दी में मान गए। अब लोग क्या है, सौदागर के लिए काम भी कर सकते हैं और साथ में अपना खेत वगैरह भी संभाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो व्यवस्था कुछ ऐसी बन गई जिसमें शहरों और गाँवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर रहते तो शहरों में थे, लेकिन उनके लिए काम ज़्यादातर देहात में चलता था। देहात यानी होता है गांव, जिनको देहात ही बोलते हैं, यानी गांव के लोग। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे और उस सूत को काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। ये स्टेपलर क्या है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ऊन को उसके रेशों के हिसाब से छांटता है। अब इससे जो धागा निकलता था उसे बुनकरों, फुलर्स और रंग साजों के पास ले जाया जाता था। रंग साज यानी जो उसको कलर करेंगे। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में भी जाना जाने लगा था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग हुई तो लंदन को क्या, फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना गया। यहाँ तक समझ में आया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए जो सौदागर थे वो गांवों में गए और वहां से किसानों और काश्तकारों को काम करने में लगा दिया। इससे क्या हुआ, काश्तकार जो खेती करने वाले थे, जो किसान थे, वो अपनी खेती भी संभाल सकते थे और उनके साथ में काम भी कर सकते थे। और फिर जो भी माल तैयार होता था उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजा जाता था। अब नेक्स्ट पॉइंट है कारखानों का उदय। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा कब हुआ, यानी बढ़ोतरी कब हुई, 18वीं सदी के आखिरी में। कपास कॉटन नए युग का पहला प्रतीक थी, यानी सबसे पहले कपास का उद्योग हुआ। 19वीं सदी के आखिरी में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। अब बढ़ोतरी कैसे हुई, यानी रफ्तार कैसे हुई, तो चलिए यहाँ पर दिया है औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज थी। क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही सीमित होता था, ये सब कुछ अब हम जानते हैं। तो फर्स्ट रीजन यहाँ पर यही दिया है, सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। यानी फर्स्ट टाइम में क्या है, कपास और सूती कपड़ा उद्योग में आए। सेकेंड रफ्तार की नए उद्योगों ने, पर नए उद्योग इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं उतर पाए। और तीसरी रफ्तार थी परंपरागत रफ्तार, यानी जो परंपरागत काम होते हैं, जैसे कि पान के पत्ते या फिर कुछ भी उद्योग होता है, जैसे कुटीर उद्योग होते हैं, तो उस तरीके से काम करना, वो परंपरागत रफ्तार थी।
अब चौथा यहाँ पर दिया है प्रौद्योगिकी बदलावों की गति धीमी थी, यानी जो भी लोग थे वो पहले मशीनों का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो उससे क्या हुआ, जो उद्योग थे उसकी गति धीमी हो गई। यानी इस पॉइंट में हमने ये देखा कि उद्योगों की रफ्तार कैसी थी। तो एक टाइम ऐसा होता है जब एक वैज्ञानिक होता है वो एक वाष्प इंजन का आविष्कार करता है, पर लोग क्या करते हैं उसका सही से यूज करना जानते नहीं, या फिर लोग खुद हाथ का परिश्रम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, वाष्प इंजन जो बनाए गए थे उसको बाय किया ही नहीं, तो फिर बनाना ही बंद कर दिए। तो यहाँ पर देखो, इस बात को समझने के लिए आइए भाप के इंजन का उदाहरण लें। जेम्स वॉट ने न्यूकोमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया। सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला, यानी उन्होंने बनाया तो है पर उसको कोई बाय करने वाला नहीं था। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे। इनमें से 80 इंजन सूती उद्योगों में, 9 उन उद्योगों में और बाकी खनन, नहर निर्माण और लौह कार्यों में इस्तेमाल हो रहे थे। यानी एक तो उन उद्योग, बाकी खनन यानी खोदने में, एक नहर निर्माण में, एक सूती उद्योग में ऐसे इस्तेमाल हो रहे थे। और किसी उद्योग में भाप के इंजन का इस्तेमाल काफ़ी समय बाद तक नहीं हुआ, यानी बाकी जो उद्योग थे उसमें काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद भी इस इंजन का यूज़ नहीं किया गया। एक तो ये कि किसी भी यंत्र का यूज़ करेंगे तो खर्चा वगैरह है, कभी आगे चलकर वो यंत्र खराब हो जाए, तो लोग क्या करते थे, परंपरागत काम को ही अपनाते थे बजाय इन प्रौद्योगिकी के। तो औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर और मजदूरी होता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, काफ़ी इजीली समझा। अब है हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में, देखो विक्टोरिया कालीन, जो विक्टोरिया का टाइम था उसको बोला विक्टोरिया कालीन। ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। मानव श्रम यानी जो लोग श्रम करते हैं उसकी कोई कमी नहीं थी, यानी काफ़ी सारे लोग काम करने के लिए उस टाइम थे। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को जाते थे। यानी जो गरीब किसान है अब उनको अपना घर चलाने के लिए बाहर तो जाना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा संख्या हो गई थी काम करने वालों की। जैसा कि आप आगे जानेंगे, जब श्रमिकों की बहुतायत, देखो अब किसान वगैरह या काम करने वाले ज़्यादा होंगे तो जो मालिक होगा उसको ज़्यादा रेट नहीं देनी पड़ेगी, वो अपनी मनचाही रेट देकर उनसे काम करवा सकता है। पर अगर वही कारीगरों की डिमांड ज़्यादा हो, यानी कम कारीगर मिल रहे हैं, तो फिर वो कारीगर खुद रेट डिसाइड करेंगे कि हम इतने वेतन पर आपके यहाँ काम करेंगे। समझ गए आप? तो यहाँ पर यही दिया है, जब श्रमिकों की बहुतायत होती है तो वेतन गिर जाते हैं, यानी ज़्यादा कारीगर होंगे तो वेतन क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन के मद में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं होती थी। यानी जो उद्योगपति होते थे, जो मालिक होते थे, उनको वेतन कम देने में कोई भी दिक्कत नहीं आती थी। उन्हें ऐसी मशीन में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाए और जिन पर बहुत ज़्यादा खर्च आने वाला हो। यानी वो ऐसे यंत्र भी बाय नहीं करना चाहते थे जिससे ज़्यादा खर्चा हो, यानी कभी मशीन ख़राब हो जाए, तो वो ये चाहते थे कि जो काम कर रहे हैं मजदूर वो ही हमारे यहाँ काम करें। अब इस पूरे पेज पर यही दिया है, नेक्स्ट पेज पर देखो। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग, यानी जो विक्टोरिया काल में जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो कुलीन लोग थे, वो क्या करते थे, जो हाथ से बनी हुई चीज़ें थी उन्हीं का इस्तेमाल करते थे, यानी उन्हीं को प्रोत्साहन देते थे कि ये चीज़ काफ़ी अच्छी बनाई है तुमने। तो यहाँ पर यही दिया है, पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह देते थे। हाथों से बनी चीज़ों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था, यानी उनका ये माना जाता था कि ये चीज़ें अच्छी होती है, उनकी फिनिशिंग अच्छी होती है, साथ में उनको एक एक करके बनाया जाता है, उनका डिज़ाइन अच्छा होता है। तो मशीनों से बनने वाले उत्पादों को उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था। उपनिवेश यानी जो दूसरे राज्य वगैरह थे, जो भी चीज़ें मशीन से बनाई जाती हैं उनको दूसरे देशों में भेज दिया जाता था, पर जो भी कारीगर खुद बनाते थे उसे उसी देश के लोग बाय करते थे जो कुलीन वर्ग के थे। अब आगे दिया है, इसमें मजदूरों की ज़िंदगी कैसी थी। बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की ज़िंदगी भी प्रभावित हुई। अब मैंने आपको बताया कि जब मजदूरों की संख्या ज़्यादा होगी तो मालिक कम दाम पे उनसे काम करवाएगा। अब अगर काम की डिमांड है तो आप कहाँ जाओगे, बाहर जाओगे और आपको जितना पैसा मिल रहा है आप उसी में काम कर लोगे। नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुनबे कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। सामान्य सी बात है, अगर किसी फील्ड में आपके कोई पहचान का मिल जाएगा तो वो कहीं ना कहीं आपको पोस्टिंग दिलवा देगा। अगर किसी कारखाने में आपका रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ है तो नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा रहती थी।
सबके पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं थे। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ऐसे सामाजिक संपर्क है तो दूसरे के पास भी हो, उसको तो मेहनत ही करनी पड़ेगी या फिर इधर उधर भटकना पड़ेगा। तो रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। वे पुलों के नीचे या रेन बसेरों में रात काटते थे। कुछ बेरोजगार शहर में बने निजी रेन बसेरों में रहते थे। बहुत सारे निर्धन कानून विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बसेरों में रुकते थे। यानी गवर्नमेंट द्वारा कुछ ऐसे रुकने की जगह बनाई गई थी, वहाँ पर ये लोग अस्थायी बसेरों में रहा करते थे। तो यहाँ तक समझ में आया, जो गांव के लोग हैं वो काम की तलाश में शहर की तरफ जाने लगे क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते थे। और जो शहर के लोग थे, जो शहर के कामकाज करने वाले लोग थे, वो ऑलरेडी ही काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे। और जो उद्योगपति हैं वो अपनी मनचाही रेट उनसे ले रहे थे। अब नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर दिया है बेरोजगारी की आकांक्षा के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। अब जैसे कि अभी के टाइम में एआई आ गया तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों की जॉब जाने लग जाएगी। तो पहले भी यही होता था, अगर मशीनें आ जाएगी तो जो लोग हाथ से काम करते हैं वो क्या कमा के खाएंगे। तो जो प्रौद्योगिकी है उससे क्या होता है, जो कारीगर होते हैं, जो बेरोजगार लोग होते हैं, वो उससे चिढ़ते थे। जब उन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हो गया। स्पिनिंग जेनी क्या होता है, एक मशीन होती है सूत काटने की। तो जो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें थी इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी। यानी उनका काम तो यह मशीन करने लगी। तो जेनी के इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चला, यानी लोग उसका बहिष्कार करने लगे। अब ये जानो कि भारत में कपड़ा उद्योग की क्या दशा थी। तो मशीन उद्योग के युग से पहले, यानी जब मशीनें नहीं आई थी उसके टाइम से पहले, अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। यानी जो रेशमी और सूती उत्पाद होते थे उस टाइम पे, उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। किसकी? भारत की, क्योंकि भारत में काफ़ी अच्छे से इनका उत्पादन किया जाता था। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास महीम किस्म का था। महीम यानी बहुत अच्छी किस्म का। अब अगर भारत में इतना अच्छा कपास पैदा हो रहा है तो इसका निर्यात दूसरे देशों में किया जाएगा। अब यहाँ से आपको समझ में आया, अगर निर्यात यानी अगर कपास वो दूसरे देशों में भेजेंगे तो क्या होगा, व्यापार और बढ़ेगा यानी फैलेगा। अब बुनकरों का क्या हुआ? जो बुनकर होते थे 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में कपड़ा, जो भारत में कपड़ा निर्यात होता था उसमें कोई भी गिरावट नहीं है। यानी उस टाइम तो बिल्कुल सही चल रहा था। ब्रिटिश कपास उद्योग अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था। यानी जो ब्रिटिश कपास था उसका उद्योग अभी नहीं फैला। यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत में इतने अच्छे से सारे उद्योग उत्पादन किए जाते थे जिसकी डिमांड दूसरे देशों में भी होती थी। तो जो यूरोप था वो भारत के जो कपड़े बनाए जाते थे वहाँ से काफ़ी इन्फ्लुएंस था, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर डिमांड थी। इसलिए कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही फैलाना चाहती थी। कंपनी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी है। वो क्या करती है, जो भारत में कपड़ा बनाया जाता था उसको और प्रोत्साहन देती है और ये कहती है कि तुम और अच्छे से काम करो। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है इन लोगों के साथ में, चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। यानी जो व्यापारी हैं, जो दलाल है, उनको तो ख़त्म करने की कोशिश की, पर जो हाथ से काम करते हैं, जो बुनकर होते हैं, उनको वो ये प्रोत्साहन देते रहे कि तुम आगे आओ और काम करो। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमाश्ता कहा जाता है। देखो गुमाश्ता किसे कहा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो माल इकट्ठा करते हैं, जो बुनकर होते हैं, उन पर निगरानी रखते हैं। यानी आप एक देख सकते हैं कि जैसे कि आपके मेन जो लीडर होता है खेत का, वो एक ऐसे आदमी को रखता है खेत में कि जो सारे मजदूरों पर ध्यान रखे। तो ये ऐसी ही कुछ पोस्ट थी उसकी, तो उसको नाम दिया गया गुमाश्ता। अब दूसरा था, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी। यानी अगर कोई बुनकर किसी और खरीदार को माल बेचेगा तो इस पर कंपनी ने क्या किया, बिल्कुल पाबंदी लगा दी। यानी अब कंपनी जो चाहेगी वो मजदूर को करना पड़ेगा, यानी जो बुनकर है उसको वही करना पड़ेगा जो कंपनी चाहती है, और बुनकर जो कुछ भी बनाएगा वो सिर्फ कंपनी को बेच पाएगा। अब आगे यही लिखा है, इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी।
एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था। यानी जो बुनकर होते थे अब उनको फिक्स रेट दी जाने लगी उनकी मनपसंद कि तुम इतना पैसा लो और हमारे लिए काम करो। और अगर कपास वगैरह खरीदने के लिए, ऊन वगैरह खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है तो कंपनी से कर्जा ले सकते हैं। तो कर्जा लेते थे, उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमाश्ता को ही देना पड़ता था। यानी जो कंपनी ने वो आदमी रख रखा था वो सारा बुना हुआ कपड़ा उनको उसी गुमाश्ता को देना पड़ता था, उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते। ठीक है, इजीली समझ में आया। जैसे जैसे कर्जे मिलते गए और महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी, ज़्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। बहुत सारे बुनकरों के पास ज़मीन के छोटे छोटे पत्ते थे जिन पर वे खेती करते थे, अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर लेते थे। अब वे इस ज़मीन को भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में लगाने लगे। यानी अब वो इतना इसमें घुस गए इस काम में कि उन्होंने क्या किया, अपने जो खेत थे उसको किसी और को दे दिया काम करने के लिए भाड़े पर। अब वे इस ज़मीन को भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में ही लगाने लगे। तो अब क्या हुआ, अब पूरा परिवार जो है वो इस काम में लग गया। चाहे औरतें हो, बच्चे हैं, तो सब कुछ ना कुछ उसमें काम करवाते थे। लेकिन अब क्या होता है, बहुत सारे जो बुनकर होते हैं और जो गुमाश्ता होते हैं उनके बीच टकराव पैदा होने लगे। टकराव कैसे, जो गुमाश्ता है वो बाहर से आते थे और वो इतने गंदे तरीके से इन लोगों को ट्रीट करते थे, इनको मारते थे, कोड़े बरसाते थे। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा इनको हर्ट करने लगा। तो आगे देखते हैं। जो गुमाश्ता होते हैं उनका गांवों से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। सामाजिक यानी वो समाज के बीच कभी रहे नहीं है, तो उनको ये पता नहीं है कि लोगों से कैसे व्यवहार किया जाता है। वे दंभपूर्ण व्यवहार करते थे, सिपाहियों व चपरासियों को लेकर आते थे और माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को सजा देते थे। सजा के तौर पर बुनकरों को अक्सर पीटा जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे। अब बुनकर न तो दाम पर मोल भाव कर सकते थे और न ही किसी को माल बेच सकते थे। यानी एक तो वो किसी को माल बेच नहीं सकते दूसरे खरीदार को, और दूसरा क्या किया इन्होंने, अब मोल भाव भी करने के लिए पाबंदी लगा दी। यानी अब जितना ईस्ट इंडिया कंपनी इनको पैसा देगी उतने में ही इनको काम करना पड़ेगा। कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़कर चले गए। जो बुनकर थे वो उन्होंने क्या किया, अपना गांव छोड़ दिया। वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी और गांव में करघा करने लगे। कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी। कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे। उन्होंने कर्जे बंद कर दिए और खेतों में मजदूरी करने लगे। यानी उन्होंने बुनकरी का काम खत्म कर दिया और वापस से वो कहाँ चले गए, अपनी खेती करने। अब आप देख सकते हैं कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं। यानी जैसे जैसे व्यापार बढ़ा था अब वापस वो व्यापार डाउन जाता जा रहा है। तो 19वीं सदी तक आते आते कपास बुनकरों के सामने नई समस्या पैदा हो गई। अब भारत में आता है मैनचेस्टर। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पुतलो ने कहा था कि भारतीय कपड़ों की मांग कभी भी कम नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी। 19वीं सदी की बात हो रही है, तो लंबे समय तक जारी रही। यानी ये जो गिरावट है वो लंबे समय तक बनी रही। 1811-12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात 73% था और 1850-51 में यह मात्र 3% रह गया। कितनी गिरावट आ गई, 33 से 3% रह गया सिर्फ। अब इस वाले पेज पर दिया है 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई। अब जो बुनकर थे, ये जो बनाने वाले थे, कपास का उद्योग कर रहे थे, उनके सामने ये समस्या आई कि कपास ही नहीं मिलने लगी। जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका के पास कपास की आमद बंद हो गई। तो जो ब्रिटेन था वो क्या करता है, भारत से कच्चा माल मंगवाने लगा। भारत से कच्चे कपास के निर्यात में इस वृद्धि से उसकी कीमत आसमान छूने लगी। अब ब्रिटेन क्या करने लगा, भारत से कच्चा माल मंगवाने लगा। तो इससे क्या हुआ, उस कपास की काफी ज्यादा रेट बढ़ गई। अब भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ने लग गए। क्यों? क्योंकि दूसरे देशों में इस कच्चे माल की इतनी डिमांड थी कि जो लोग उस माल को बेच रहे थे वो अपनी मनमानी कीमत उनसे ले रहे थे। उन्हें मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। ऐसी सूरत में बुनकरी के सहारे पेट पालना संभव नहीं था। यानी इतने अमाउंट पर वो कैसे कच्चा माल खरीद सकते हैं, कौन? जो बुनकर होते हैं।
19वीं सदी के आखिरी में बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। अब एक और समस्या क्या आई? अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों की बनी चीज़ों से पड़ गया। अब जो बाजार है यानी जो लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो क्या है, मशीनों से बनी चीज़ों में भी इंटरेस्ट लेने लगे। तो ऐसे में जो हाथ से काम करते थे, जो बुनकर थे, उनका पेट कैसे पलेगा? तो ऐसे में बुनकर उद्योग किस तरह कायम रह सकता था? अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो बुनकर थे उनका कैसे डाउन आया। अब क्या होता है, फैक्ट्रियाँ बननी शुरू होती हैं। तो बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी और 2 साल के बाद उसमें उत्पादन होने लगा। 1862 तक वहाँ ऐसी 4 मिलें काम कर रही थी। आप इसको नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल खुली 1860 के दशक में, जो कहाँ खुली थी? कानपुर में। इसके साल भर बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई। 1874 में मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई थी। तो आप इनको नोट कर सकते हैं कि बुनकर के डाउनफॉल के बाद ये सारी फैक्ट्रियां बनी। अब आगे हमने देखा था कि बुनकरों का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो अब इन फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा? तो मजदूर कहाँ से आए? फैक्ट्रियाँ होगी तो मजदूर भी होंगे, सामान्य सी बात है। तो फैक्ट्रियों के विस्तार से मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे। 1946 तक यह संख्या बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी। और ये मजदूर कहाँ से आए? तो यहाँ पर देखो, ज़्यादातर औद्योगिक इलाके में मजदूर आसपास के जिलों से आते थे। जिन किसान कारीगरों को गांव में काम नहीं मिलता था, वे औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगे। यानी ऐसा तो है नहीं कि सबके पास खेत होंगे, तो जिनके पास खेत नहीं थे वो इन फैक्ट्रियों में काम करने लगे। 1911 में बम्बई के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज़्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से आए थे। कानपुर की मिलों में काम करने वाले ज़्यादातर कानपुर जिले के ही गाँवों से आते थे। मिल मजदूर बीच बीच में अपने गांव जाते रहते थे। यानी जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह होता था, तो जो फसल की कटाई होती थी उस टाइम जो मिल में काम करते थे लोग, वो कहाँ, अपने गांव लौट जाते थे। और आगे पेज पर देखोगे तो यहाँ पर एक मुख्य जॉब की पोस्ट है। यानी जब आपने आगे देखा था कि आगे भी एक पोस्ट रखी गई थी जिसमें क्या है, वो काम पर निगरानी रखते थे। तो इस टाइम पर भी एक मुख्य जॉबर रखा गया जो मजदूरों की भर्ती करता था और उन मजदूरों के काम पर नज़र रखता था। अब ये वाले पॉइंट आपके कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये देखो, वस्तुओं के लिए बाजार। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किसी भी एडवर्टाइजमेंट में ऐसे भगवान के चित्र बनाए जाते थे। क्यों? लोगों की भगवान में आस्था थी, पहला तो ये। तो भगवान के चित्र देखकर कहीं ना कहीं लोग उस चीज़ को बाय कर लेंगे कि भगवान इस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, अगर किसी बच्चे के लिए कोई चीज़ बनाई जाती थी तो उसमें ऐसे बाल कृष्ण का फोटो यूज़ किया जाता था। अब यहाँ पर यही दिया है कि बच्चों की चीज़ों का प्रचार करने के लिए बाल कृष्ण की छवि का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। नए उपभोक्ता पैदा करने का एक नया तरीका विज्ञापनों का है। जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को ज़रूरी और वांछनीय बना लेते हैं। यानी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो मतलब बिल्कुल उनके एड्स की वजह से ही चलते हैं। अब एक ब्रांड की इमेज बन जाती है, जैसे आईफोन। अब उसके अलावा कोई दूसरा फ़ोन, भले आपके पास कितना भी लग्जरी फ़ोन हो, सैमसंग वगैरह को छोड़ के ऐसे बहुत सारे चल रहे हैं, जैसे वीवो X100 वगैरह हो गया। तो अगर ये फ़ोन आपके हाथ में होंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास इतना कॉस्टली फ़ोन है। पर अगर आईफोन होगा तो आपके इमेज एक बनी हुई है कि ये इतना कॉस्टली फ़ोन है और आपके पास आईफोन है। तो मतलब एक तरीके से ये कि ब्रांड वैल्यू, जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उसका कहीं ना कहीं हर इंसान के माइंड पर इफेक्ट पड़ता है। तो पहले वो कुछ इसी तरीके से एड्स चलाना पसंद करते थे। जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़ों के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का फ़ायदा क्या होगा, जो खरीदार होते थे वो कंपनी का उत्पादन देख सकते थे। यानी यह गुणवत्ता वाली कंपनी है, ठीक है, जो अपने यहाँ पर रहते हैं, ट्रेडमार्क जिसको बोलते हैं। तो पहले भी ऐसे लेबल लगाते थे। लेबल ही चीज़ों के गुणवत्ता का प्रतीक भी मानी जाती थी। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता था तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था। देखो, यहाँ पर भी भगवान की इमेज यूज़ की गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि लेबलों पर सिर्फ शब्द का और अक्षर का यूज़ नहीं होता था, उन पर तस्वीरें भी बनी होती थी जो अक्सर बहुत ही सुंदर होती थी। अगर हम पुराने लेबलों को देखें और उनके निर्माताओं की सोच, उनके हिसाब किताब और लोगों को आकर्षित करने के लिए उनके तरीकों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर प्राय होती थी। देवी देवताओं की तस्वीर के बहाने निर्माता ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि उन चीज़ों को लोग खरीदें। कृष्ण या सरस्वती की तस्वीरों का फ़ायदा
ये होता था कि विदेशी में बनी चीज भी भारतीयों को जानी पहचानी सी लगती थी। समझ में आ गया आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या थी पहले। नाउ इस चैप्टर का ओवरऑल निष्कर्ष यहाँ पर बताया है। जाहिर है कि उद्योग के युग में बड़े बड़े प्रौद्योगिकी बदलाव आए, फैक्ट्रियों का उदय हुआ और नई औद्योगिकी श्रम शक्ति अस्तित्व में आई। लेकिन जैसा कि आपने देखा, इस युग में हाथ से बनने वाली चीज़ें और छोटे पैमानों का उत्पादन भी औद्योगिक भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यानी जो बुनकर वगैरह काम कर रहे थे, उनका भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में योगदान रहा काई में औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने में। तो ये चैप्टर का मीनिंग था औद्योगिकरण, और इस पूरे चैप्टर में हमने उद्योग के बारे में पढ़ा। तो ये आपका चैप्टर एंड हो गया, एंड आई होप आप ये चैप्टर काफ़ी इजीली समझ पाए होंगे। जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे बस मैंने वही कवर किए, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। जो फैक्टरीज वगैरह हैं आप उसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये कमेंट आई थी कि अभी एग्जाम होने वाली है शायद से आपकी बोर्ड्स 10th की, तो आप जल्दी जल्दी से कवर कर लो। तो देखो 4th चैप्टर तो हमने कवर कर लिया, लास्ट चैप्टर वो बचेगा, और ये ओल्ड NCERT है, न्यू नहीं है। अगर आप न्यू की डिमांड करते हैं तो मुझे सारा इंडेक्स कंटेंट शेयर कर देना, मैं आपको वो भी बना के दे दूँगी। आपकी जो भी डिमांड से आप कमेंट में बोल दिया करो, सबकी कमेंट्स मैं रीड करती हूँ। और अगर आप इन नोट्स को बाय भी करना चाहते हैं तो 6 to 12 तक लेकर सारे सिस्टमेटिक नोट्स हमने कवर किए हैं, सारी PDF बना रखी है, तो आप उन्हें परचेस कर सकते हैं। 4 सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। प्राइस काफ़ी कम है, तो आप उन्हें परचेस कर सकते हैं इस टेलीग्राम यूजर नेम Droxin4311 से। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडीफाई में नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।